बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, हमने कोई हेलो एल्केन लिया इस तरीके से, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा हाइड्रोजन है, इसमें हमने डाल दिया KOH। बच्चों NaOH भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें एल्कोहलिक डालना है, एल्कोहलिक NaOH या KOH। ठीक है, ध्यान रहे इसकी जगह पर वो इस तरीके से भी लिख सकता है C2H5O माइनस Na प्लस, इस तरीके से भी लिख सकता है /C2H5, या यहाँ पर सोडियम की जगह पोटेशियम भी हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये बीटा एलिमिनेशन के लिए ही यूज़ होता है। इसमें होता क्या है, अल्फ़ा से ब्रोमीन और बीटा से हाइड्रोजन ये निकल जाता है, इसमें ये निकल जाता है। तो ये जब निकल जाएगा तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या बनेगा यहाँ पर, एल्कीन। अब एल्कीन जब बनता है तो कई बार ऑप्शंस होते हैं कि 2 बीटा हाइड्रोजन होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन है, तो वहाँ पर हमें देखना होगा कि कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, क्या दोनों निकलेंगे, और अगर दोनों निकलेंगे तो फिर उसमें मेजर माइनर देखना होगा। तो जैसे कि बच्चों हमारे पास यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें कि 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये अल्फ़ा है। तो ऐसा करते हैं, इसको बीटा डैश कर देते हैं, ये बीटा डैश हो गया, और हमने दोनों में ही क्या डाल दिया है, एल्कोहलिक KOH डाल दिया है। एल्कोहलिक डालना ज़रूरी है, एक्वस डालोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इसलिए आपको एल्कोहलिक मेंशन करना है। तो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, बीटा डैश हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ, और एक बार मैं निकाल रहा हूँ इसमें बीटा हाइड्रोजन। आपको ध्यान से देखना है सो दैट कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम आता है, अगले चैप्टर में भी काम आएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें ये निकालें ये, तो क्या बनेगा यहाँ पर देखिएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, और अगर हम बीटा हाइड्रोजन को निकालें तो उस केस में यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड, ये बीटा और ये बीटा हाइड्रोजन और ये Br निकलेगा। तो उस केस में क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH देन CH3, ऐसे बन जाएगा। तो अब इसमें से बच्चों इसको बोलते हैं सेडजेफ एल्कीन, सेडजेफ एल्कीन। ठीक है, सेडजेफ एल्कीन, और ये होती है मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड और मोर स्टेबल, और जनरली यही मेजर होता है। कुछ कंडीशन में ये ऊपर वाला भी मेजर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉफमैन एल्कीन। कुछ कंडीशन में बेटा जी ये भी मेजर होता है, बट वो हम लोग देखेंगे, वो CBSE का पार्ट नहीं है, मोस्टली वो JEE में पूछा जाता है। हॉफमैन एल्कीन ये माइनर होता है, और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है। क्या होता है ये, अब ये सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूटेड का आप ऐसे मतलब देखेंगे कि आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो एल्कीन वाले कार्बन्स हैं उसमें कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें ये एल्कीन मैंने सर्कल कर दिया ऊपर, और इसमें एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन हटा करके इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, एक हाइड्रोजन हटा करके एक एल्कीन जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें, इसको सर्कल कर दीजिए, तो इसमें एक तरफ भाई एल्कीन क्या होता है, एल्कीन में 2 यहाँ हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 यहाँ होने चाहिए, 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, मतलब कि 2 हाइड्रोजन हटाए गए हैं, और क्या लगाया है, 2 हाइड्रोजन हटा करके, 2 हाइड्रोजन हटा करके एक तरफ यहाँ मिथाइल लगाया है, एक तरफ यहाँ मिथाइल लगाया है, मतलब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो ये हो गया तुम्हारा, ये वाला एल्कीन जो है, ये वाला डाई सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड। जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उसमें 2-2 हाइड्रोजन होने चाहिए, अगर 2 से कम है तो जितने कम हाइड्रोजन उतने ही ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पर टोटल 3 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पर हैं, 1 यहाँ पर है। ध्यान से देखिए, 3 हाइड्रोजन है मतलब 4 होने चाहिए थे, 1 हटा के इथाइल लगा दिया,
ये वाला इथाइल लगा दिया एक हाइड्रोजन हटा के, तो ये हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड। और यहाँ पर 4 होने चाहिए, यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है, सर्कल करके देख लेंगे 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन हटा के 2 एल्काइल ग्रुप लगाया, मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड उतना ही ज़्यादा स्टेबल और उतना उसी को मेजर बोलेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। जनरली ZF ही मेजर होता है। अब आइए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वैसे मैं इसका एक वीडियो बना चुका हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसमें बताऊंगा आपको। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर हैलो एल्केन, किसके लिए? फॉर हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा इंट्रो दूंगा मैं। RX में ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होता है, R एल्काइल ग्रुप होता है। यहाँ पर कोई हम न्यूक्लियोफाइल डालेंगे, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, और क्या बन जाएगा? R न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस, ये टूट करके निकल जाएगा। न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने CH3Cl पे NaOH एक्वस डाल दिया तो क्या होगा? Na प्लस OH माइनस, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये टूट के निकल जाएगा। क्या बनेगा? CH3OH प्लस NaCl, ये बन जाएगा। ठीक है, और अगर आपने इसमें एक्वस डालेंगे, ध्यान रखिए, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कहाँ पर? इलेक्ट्रोफाइल पर। और इस पर अगर आप डाल देंगे NaOR, सोडियम एल्कोक्साइड होता है ये, सोडियम एल्कोक्साइड, OR माइनस को एल्कोक्साइड बोलते हैं। एक एक वर्ड ध्यान से सुनिए, किसको क्या बोलते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा बच्चों। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगले चैप्टर में भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसको विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो बच्चों मैंने इस पर ना डिटेल वीडियो बना रखा है, 10-15 मिनट का वीडियो है, वो देख लीजिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैलो एरीन के लिए। ये आपको पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर हैलो एरीन। हैलो एरीन के लिए क्या होता है? देखो बच्चों, हमने क्लोरोबेंजीन लिया, इसको बोलते हैं डाउज प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डाउज प्रोसेस बोलते हैं। इसमें हमने डाला NaOH 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर पे, और फिर डाल दिया H+। अब ज़रा सुनिए ध्यान से, ये जो हैलो एरीन है इसमें क्या होता है? ये बेंजीन पे लगा हुआ है क्लोरीन, बेंजीन इटसेल्फ इज़ न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल पे दूसरे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो बड़ी मुश्किल से इस कार्बन पे अटैक यहाँ पर करा करके और हम क्लोरीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसकी मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है, मैकेनिज्म पे आपको जाना नहीं है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट देखना है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? हमारा फिनॉल बन रहा है, Cl हट के OH लग रहा है। अब वो CBSE वाले बच्चों को तो मैं रिकमेंड करता हूँ मैकेनिज्म पे मत जाइए, डायरेक्ट आप इसको याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफाइल के से अटैक इजीली नहीं होता क्योंकि ये खुद ही न्यूक्लियोफाइल है। और दूसरा इसमें क्या है कि क्लोरीन के जो लोन पेयर हैं उसके साथ यहाँ पर हो जाती है एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर, तो ये टूटता नहीं है जल्दी, क्लोरीन जल्दी टूटता नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए हमने 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर लिया हुआ है, थोड़ा सा ड्रास्टिक कंडीशन ले रहे हैं। ठीक है ना। अगर हम इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं, देखिए अगर हम इसमें कोई NO2 वगैरह लगा दें, जैसे हमने इसमें NO2 लगाया हुआ है, NCERT में रिएक्शन दी हुई है, हमने NO2 लगाया, NaOH लगाया, तो ये यहाँ पर 440 केल्विन पे रिएक्शन हो जाती है और सेकंड नंबर पे आपको डालना पड़ेगा H+। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर ये OH हट करके Cl हट करके क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगी रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप, जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप लगाएंगे उतना ही ज़्यादा रिएक्शन ईजी होती चली जाएगी।
अगर हमने 2 लगा दिए तो यहाँ पर 368 केल्विन पे रिएक्शन हो जाएगी। और थोड़ा और इजी हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, अब सुनो बच्चों, अगर हम इसमें 3 लगा दें, अगर हम इसमें 3 NO2 लगा दें, तब तो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी, क्योंकि 3 विड्रॉइंग ग्रुप बहुत ज़्यादा रिएक्शन को इजी कर देंगे। क्या करना होगा, सिर्फ वाटर डाल करके थोड़ा सा वार्म कर दीजिए। वाटर डाल करके थोड़ा सा वार्म करेंगे तो उस कंडीशन पर बहुत ईज़िली सारे NO2 ग्रुप निकल जाएंगे यहाँ से, और आपका बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। दिस इज़ कॉल्ड पिक्रिक एसिड। दिस इज़ कॉल्ड पिक्रिक एसिड बच्चों। तो ये हो गया हेलोरीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखेंगे क्लोरोबेंजीन के, अगर आपसे पूछ दिया जाए वाई क्लोरोबेंजीन इज़ पुअर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो बोलेंगे कि हेलोरीन्स itself are nucleophilic in nature and that's why attack of nucleophile is not as easy to remove halide ion। तो जो भी क्लोरीन यहाँ से ब्रोमीन जो भी आप अटैक करके निकालना चाह रहे हो इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा इसका थ्योरी वाला पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन इसी को बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक होता है ना, तो इसी को बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। तो बच्चों वो कार्बन जो ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन। जैसे कि ये क्या है, ये कार्बन कैसा हो गया, कायरल कार्बन, कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, अब सुनिए, कायरल कार्बन अगर किसी कंपाउंड में है तो कायरल कंपाउंड हो गया, और कायरल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो लिखिए कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली, अब जैसे यही कंपाउंड है तो कैसा हो गया, कायरल हो गया, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं, हम एक सिंगल कंपोनेंट वाली लाइट को पास करते हैं। हम एक, ये कोई कायरल कंपाउंड है, इसमें क्या भरा हुआ है, कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड हमने इसमें भर दिया और इसमें से हमने लाइट को पास कराया। लाइट हमारी ये थी, सिंगल कंपोनेंट लाइट के हमने इसमें से पास कराए। जो हमने सिंगल कंपोनेंट पास कराया तो इस कायरल कंपाउंड ने क्या किया, कायरल कंपाउंड लाइट को रोटेट कर देता, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे इसने लाइट को क्या किया, रोटेट कर दिया। देखिएगा, पहले लाइट ऐसे चल रही थी, अब लाइट ऐसे चल रही है। इनके बीच की जो एंगल होता है उसको बोलते हैं अल्फ़ा। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, अल्फ़ा। तो ये इसने क्लॉकवाइज रोटेट किया। अगर इस कंपाउंड ने लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है तो इसको बोलेंगे डी फॉर्म। डी फॉर्म मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका फुल फॉर्म होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर इसने लेफ़्ट साइड रोटेट किया, मतलब ऐसे रोटेट किया है इस तरह से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। क्या बोलेंगे बच्चों, लीवो रोटेटरी। ठीक है, एल फॉर्म।
ठीक है, किसको बोलेंगे? इस कायरल कंपाउंड को। अगर कोई कायरल कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो वो होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो वो होगा लीवो रोटेटरी कायरल कंपाउंड। ठीक है, याद रखेंगे, इसको लिख लीजिएगा। इफ़ एनी कायरल कंपाउंड रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इफ एनी कायरल कंपाउंड रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। चलिए आगे चलते हैं। अब एक पॉइंट, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर, तो बच्चों सैंपल, कोई कायरल कंपाउंड का सैंपल है, ठीक है, सैंपल कंटेन्स 50% D एंड 50% L form are called रेसमिक मिक्सचर। और ओवरऑल ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओवरऑल क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ लीजिए एक कंटेनर है, इसमें भरा हुआ है ये, तो इसमें क्या है? 50% D है और 50% क्या है? इसमें L है। 50% क्या है? L, 50% D। तो ये ओवरऑल तो इनएक्टिव होगा ना, क्योंकि भाई किसी कंपाउंड को पकड़ करके ये D वाला क्लॉकवाइज घुमाएगा और उसी को पकड़ करके 50% उसको L घुमा देगा, तो ओवरऑल नो चेंज आ जाएगा ना। तो सॉल्यूशन, रेसमिक मिक्सचर वाला जो सॉल्यूशन होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। एक चीज़ और देख लीजिए आप, एक टर्म होता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कई बार पूछा गया है, एक आध बार। तो ये होता है कि जैसे हमारे पास रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, देखो जैसे हमारे पास कंटेनर है, इसमें मान लो ये भरा हुआ है, रेसमिक मिक्सचर भरा हुआ है, 50% D भरा है और 50% L भरा है ना। सुनना ज़रा ध्यान से, इट कंटेन्स 50% D एंड 50% L फॉर्म। हमें इसको सेपरेट करना है, हमें इसको क्या करना है? सेपरेट करना है। इसमें हमने क्या किया? 50% D वाले को अलग कर लिया, D को अलग कर लिया, और 50% L को हमने बच्चों अलग कर लिया। तो हम लोग इसको बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोला जाता है रेजोल्यूशन। रेसमिक मिक्सचर को सेपरेट करने को बोलते हैं, D और L में सेपरेट करने को बोलते हैं रेजोल्यूशन। याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। चलो और आ जाओ। अब देखो इनैंशियोमर क्या होता है। तो इनैंशियोमर होता है कंपाउंड्स हैविंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड enantiomer, आर कॉल्ड enantiomer। ठीक है बच्चों, देखो जैसे कि ये Br है, ये OH है, ये CH3 है, और सपोज़ यहाँ पर कोई हमने ले लिया, सपोज़ H ही ले लिया यहाँ पर। अब इसकी हमें मिरर इमेज बनानी है, तो इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगी, ऐसे। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के इनैंशियोमर। ये मिरर इमेज हैं लेकिन सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। आप इसको उठाइए, इसको उठा करके इसके ऊपर रख दीजिए, तो OH के ऊपर कौन आएगा? Br आएगा, और इस Br के ऊपर कौन आएगा? OH आएगा। तो ये एक दूसरे को परफेक्टली सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज़्म। तो अब थोड़ा सा हम मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। मैकेनिज़्म बच्चों दो टाइप का होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, इसको बोलते हैं SN1। इसको बोलते हैं SN1। इसके कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, 2 स्टेप रिएक्शन। दूसरा
इसमें कार्बोकेटायन बनता है, तो आप लिख सकते हैं प्रोसीड वाया कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। इसमें कार्बोकेटायन बनता है। तीसरा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू सबस्ट्रेट। केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता। अगर एल्काइल हैलाइड की बात करें तो 3 डिग्री के लिए ध्यान रखेंगे आप, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के लिए सबसे ज़्यादा होता है रेट, देन 2 डिग्री के लिए, देन 1 डिग्री के लिए, ठीक है। और आयोडीन के लिए सबसे ज़्यादा रेट होता है क्योंकि आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप है, जल्दी टूट के निकल जाता है, बड़ा होता है साइज़ में, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, ये होता है इसका रेट। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इसमें रेसमिक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? रेस मतलब 50% डी बनता है और 50% एल बनता है। रेसमिक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड, रेसमिक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। तो देख लेते हैं। तो कोई रिएक्शन हो रही है हमारे पास, तो हमेशा वो 2 स्टेप में होगी। स्टेप 1 क्या होगी? तो कोई रिएक्टेंट हमने ले लिया है, ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड आप कह सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड, या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कोई कायरल एल्काइल हैलाइड ले लिया है, R1 R2 R3 तीनों डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में ये स्लो स्टेप होगी और RDS होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो उस केस में बच्चों क्या होता है? यहाँ पर बनता है कार्बोकेटायन ऐसे। कौन सा कार्बोकेटायन? 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। ये होता है sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। अब पेपर टफ आने लगा है, हो सकता है ये सब चीज़ें आपसे पूछे। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। सेकेंड स्टेप में क्या होता है बच्चों? सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो सेकेंड स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें क्या होता है कि ये प्लेनर है, ये क्या है? ये प्लेनर है। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक में न्यूक्लियोफाइल, एक में न्यूक्लियोफाइल लग गया ऊपर, 50% ये बनेगा और 50% बनेगा दूसरा वाला, ये वाला प्रोडक्ट, जिसमें नीचे से अटैक होगा। इसीलिए यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर बनता है। ये दोनों 50-50% होते हैं, एक 50% डी होता है, एक 50% एल होता है। और ऐसे आप बता नहीं सकते कौन डी है कौन एल। तो क्या बनता है प्रोडक्ट? रेसमिक मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। आइए, तो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब जहाँ पर भी स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की उम्मीद होगी वहाँ पर हमेशा SN1 होता है। तो ध्यान रखेंगे, जनरली एलाइलिक कार्बन पे, एलाइलिक क्या होता है मैंने पहले भी बता रखा है, ये एलाइलिक कार्बन होता है। ये अगर एलाइल हैलाइड है तो ये SN1 के थ्रू प्रोसीड होता है, क्योंकि यहाँ पर इसके टूटने के बाद, X के टूटने के बाद क्या बनता है? स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, एलाइल कार्बोकेटायन बनता है, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है इससे, ऐसे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसलिए एलाइल कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये SN1 के थ्रू प्रोसीड होता है, ध्यान रखेंगे। 3 डिग्री एलाइल और बेंजाइल SN1 जनरली फॉलो करते हैं। 3 डिग्री एलाइल और बेंजाइल, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एलाइल एंड बेंजाइल। बेंजाइल क्या होते हैं? ये होते हैं बेंजाइल हैलाइड। इनमें सब में स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है तो SN1 के थ्रू प्रोसीड हो जाते हैं। ये 3 मेन है, 3 डिग्री एलाइल, बेंजाइल हैलाइड, SN1। अब होता है आपका दूसरा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर, SN2। इसमें क्या होता है बेटा जी? ये होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है, इसमें बनती है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनती है?
ट्रांजिशन स्टेट, और इसमें जो रेट होता है वो न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंड करता है। और यहाँ 1 डिग्री पे सबसे ज़्यादा रिएक्शन होती है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। हैलाइड का ऑर्डर वही रहेगा टूट के निकलने के लिए जो पहले था SN1 में, सेम। ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों यहाँ पर कि इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। क्या बनता है? इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। कैसे? देखो 1 डिग्री होगा तो इसमें बैक साइड अटैक होता है बच्चों, ध्यान रखना, बैक साइड अटैक होता है। जैसे न्यूक्लियोफाइल है कोई, कहाँ से अटैक करेगा? पीछे से अटैक करेगा। तो ये ग्रुप छोटे होने चाहिए। अगर यहाँ बड़े ग्रुप लगा दोगे तो पीछे हिंड्रेंस हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़ हो जाएगी पीछे, तो अटैक नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये बॉन्ड टूट रहा है और ये वाला बॉन्ड बन रहा है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। TS मतलब ट्रांजिशन स्टेट। और अब X टूट के निकल जाएगा तो यहाँ पर ये बनेगा। ये इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट है, जस्ट उल्टा प्रोडक्ट बन रहा है, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट होता है SN2 में। तो अगर SN2 के रेट की बात की जाए तो जैसे कि सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा? CH3X के लिए, उससे कम CH3 CH2, क्योंकि ये 1 डिग्री है, और उससे कम 2 डिग्री के लिए, और सबसे कम 3 डिग्री के लिए। 3 डिग्री में तो लगभग होता ही नहीं, ये मान के चलिए। और ये ध्यान रखो 3 डिग्री में क्यों नहीं होता। अगर आपसे पूछ ले कि 3 डिग्री में SN2 क्यों नहीं होता, तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे कि वो हिंडर्ड है, 3 ग्रुप लगे हुए, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक नहीं कर सकता, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए 3 डिग्री में SN2 नहीं होता है। ये आपको बताना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या देखना है? कार्बन की डिग्री। जब भी पूछ दिया जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए NCERT का एक क्वेश्चन है, इस पे पूछ रहा है SN1 SN2 की डिग्री बतानी है। एक में यहाँ पे लगा हुआ है Cl और एक में Cl यहाँ लगा है, तो क्या देखना है? इसमें देखो डिग्री, इसमें ये क्या है? 1 डिग्री, और यहाँ पे जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है उसकी डिग्री देखनी, ये 2 डिग्री। तो अगर SN2 का रेट पूछे तो SN2 का रेट इसका ज़्यादा होगा क्योंकि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और SN1 का रेट पूछे तो इसका ज़्यादा होगा। बस ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको डिग्री देखनी है। इतना बच्चों आप कर लीजिए, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया लगभग। और बाकी एक वीडियो में क्वेश्चंस का बना दूंगा आपके लिए, जिसमें सारी कन्वर्जन्स मैं करा दूंगा, ठीक है। दोबारा देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया। इसको इतना याद कर लीजिए, एक बार लिख करके देख लीजिए, जब क्वेश्चन करेंगे तब आएगा समझ में। एक रिएक्शन आपको मैं बता दे रहा हूँ, देखो जैसे ये दिया हुआ है CH3CH2, ये Br दिया हुआ है, इस पर हमने डाला NaOH एक्वस, Na+OH-, तो ये कैसा एल्काइल हैलाइड है? 1 डिग्री। तो कौन सी रिएक्शन होगी? SN2। ये इस पर अटैक करेगा और ये टूट के निकल जाएगा। क्या बनेगा? CH3CH2OH प्लस NaBr। तो प्यारे बच्चे, ये यहाँ पर SN2 रिएक्शन हो रही है। अगर ये 3 डिग्री होता तो SN1 होता, ठीक है, याद रखेंगे इसको। एक मैं कन्वर्जन का वीडियो बनाऊंगा।